हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया था आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट, जिसको हमने डिफरेंट चैप्टर वाइज डिवाइड किया है। बहुत सारी फैकल्टीज क्या करती है, जो भी प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है उसको एक ही पार्ट्स के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं, बट वहां पे मैंने उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट अलग से क्वेश्चंस करवाए हैं आपके पास, उसके लॉसेस से अलग क्वेश्चंस करवाए हैं, उसके एनालिसिस पार्ट से अलग करवाए हैं और उसके डिजाइन पार्ट से भी अलग करवाए हैं। तो उसको मैंने वहां पे क्या किया है, आपके पास चैप्टर वाइज डिवाइड किया है। अगर आपने अब तक मेरा वो पार्ट्स कवर नहीं किया है तो पहले आप उस पार्ट को कवर कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे, आपके एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस चैप्टर्स को आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट जितना मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा वही आपके लिए एनफ होगा। चाहे आप इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जेई हो या किसी भी स्टेट ए जेई की बात कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, बट क्वेश्चन के साथ ही हम इतना एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। हालांकि क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, बट फिर भी मैं इतना कहता हूं कि अगर आपने इस पार्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है तो 1 मार्क्स आपका किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होगा। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशन की। आज के इस सेशंस में हम बात करेंगे आपके सबसे पहले क्वेश्चंस जो आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज 1998 के अंदर पूछा गया था। देखिएगा, क्वेश्चन तो आपकी बहुत दूर की बात है। जब भी आप किसी रिटेनिंग वॉल को डिजाइन कर रहे हैं तो उस रिटेनिंग वॉल को डिजाइन करने से पहले आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स याद होने चाहिए जो कि आपके किसी भी एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। अब वो पॉइंट्स कौन से होते हैं, पहले हम उन पॉइंट्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। क्लियर है? तो इस पॉइंट्स में हम सबसे पहले जो नजर डालेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पास मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी वॉल की। तो यहाँ पे जो मेरा पहला पॉइंट रहेगा, मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी वॉल वो कितनी होनी चाहिए आपके पास? वो सर आपके पास 100 mm होनी चाहिए। 100 mm की आपके पास क्या रखनी है सर? मिनिमम आरसीसी वॉल की थिकनेस रखनी है। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं इसी तरह से सर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा आपके पास? जिस तरह से हम अपना डिफ्लेक्शन रेशो यानी कि स्पैन टू डेप्थ रेशो चेक करते थे इससे पहले, चाहे वो आपका बीम हो चाहे आपका शेयर हो, तो उसी तरह से जब भी हम अपने वॉल को डिजाइन करते हैं तो वहां पे भी आपका डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया चेक किया जाता है। और उस डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को यहां पर क्या बोला जाता है? इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट ऑफ वॉल टू द थिकनेस ऑफ द वॉल। क्लियर है? तो देखिएगा, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट of wall to the thickness of wall should not be exceed 30। वो आपसे 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने वहां देखा था 7, 10, 26 कुछ इस तरह का क्राइटेरिया देखा था, तो उसी तरह से हम वॉल में भी क्या करते हैं, अपना डिफ्लेक्शन कंट्रोल करते हैं। ठीक है? वो कैसे चेक करेंगे? वो करेंगे आपका इफेक्टिव हाइट ऑफ द वॉल टू द थिकनेस ऑफ द वॉल, जो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर हमारे पास? वो 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं हम उसके रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया की। जब हम इसके रेनफोर्समेंट के क्राइटेरिया की बात करेंगे तो वहां पे उसका वर्टिकल रेनफोर्समेंट भी आएगा और उसका हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट भी आएगा। क्लियर है? तो तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, द रेशियो ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट टू दी gross concrete area shall be कितना होना चाहिए आपके पास? होना चाहिए सर 0.0012। अगर आपका डाया ऑफ बार अप टू 16 mm तक हो, डाया ऑफ बार अप टू 16 mm तक हो,
ठीक है, तो आपके पास इतना रहेगा। बट अगर आपका डाया ऑफ बार 16 mm से ज्यादा होगा तो कितना होगा सर, 0.0015 इज डाया ऑफ बार मोर देन 16 mm होगा। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज किसकी बात कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट टू दी ग्रॉस कंक्रीट एरिया शैल बी, क्या होना चाहिए, अगर आपके पास 16 mm तक का डाया है तो 0.0012 है, अगर सर 16 mm से ज्यादा है तो 0.0015 हम रखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं कि जो यहाँ पे वर्टिकल रेनफोर्समेंट है उनको हम किस तरह से यहाँ पर दिखाएंगे। मान लेते हैं आपके पास कोई ये सेक्शन है, ये मैं एक सेक्शन बना रहा हूं, तो जो यहाँ पे वर्टिकल रेनफोर्समेंट का जो क्राइटेरिया होगा उसको हम किस तरह से दिखाएंगे, आपके पास कुछ इस तरह से दिखाएंगे, कुछ इस तरह से। ये क्या हो गया सर, मेरे पास यहाँ पर वर्टिकल रेनफोर्समेंट होगी, ठीक है। बट जब मैं इस सेक्शंस को कट करूंगा तो मुझे वो कैसे दिखाई देगी, तो वर्टिकली सेक्शंस को मैं कैसे कट करूंगा, आपके पास कुछ इस तरह से कट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो मुझे कैसे दिखाई देगा सर, वो कुछ इस तरह से, कैसे दिखाई देगा भाई, कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके पास रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया मेरे पास रहेगा। क्लियर है। ये तो मैंने बात की किसकी सर, आपके पास वर्टिकल रेनफोर्समेंट की। क्लियर है। अब इसी तरह से मैं हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट की बात करता हूं। अब ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ये क्या हो गया था, शिफ्ट हो गया था, तो इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से था आपके पास। तो इसको जब मैं क्रॉस सेक्शंस को इसको कट करता हूं तो मुझे को कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। कुछ इसके सेक्शंस को कट करता हूं तो इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे मुझे कैसे दिखाई देगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपके पास नंबर ऑफ बार्स रहेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। बट जब हम बात करते हैं किसकी, इसके अपोजिट, अब वर्टिकल की नहीं बात करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। द रेशियो ऑफ horizontal reinforcement to the gross concrete area, gross concrete area को मैं AG लिख देता हूं, ठीक है। shall be क्या होगा आपके पास, shall be वो हो जाएगा सर, यहाँ पे था आपका जो वर्टिकल था 0.0012 था, यहाँ पे हो जाएगा सर 0.0020 रहेगा। कब, अगर आपका डाया अप टू 16 mm तक है, डाया अप टू 16 mm तक है, ठीक है। और अगर सर हमारे पास डाया 16 mm से ज्यादा है तो 0.0055 होगा, क्लियर, ठीक है। अगर डाया सर क्या है हमारे पास, मोर देन 16 mm है, क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे ये कैसे दिखाई देगा आपको, वो भी बना लेते हैं कि मान लेते हैं आपके पास ये कोई सेक्शंस है, आपको क्या करना है सर, यहाँ पर कौन सी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है सर, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जो रेनफोर्समेंट आपको दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी सर, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। बट मैं जब इसके सेक्शंस को कट करूंगा तो इसके सेक्शन को जो मैं कट करके दिखाऊंगा कुछ इस वे में दिखाऊंगा आपके पास, बिल्कुल सही, इस वे में दिखाऊंगा तो मुझे कैसे दिखाई देगा आपके पास, कुछ मुझे इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पे जो आपके पास कुछ बार्स होंगी वो कुछ मुझे ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही थी और ये मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रही थी, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ तो आपके पास टोटल कितने पॉइंट्स हुए हैं, 4 पॉइंट्स हुए हैं। 5th पॉइंट्स में एक नजर डालिएगा। अब जो हमारे पास ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट है इनकी कुछ ना कुछ स्पेसिंग होगी, बिल्कुल, उसको मैं SV बोल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग भी होगी सर, यस सर, तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, SH बोल देता हूँ। SV मेरे पास वर्टिकल स्पेसिंग है जबकि SH मेरे पास क्या है सर, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है, क्लियर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 8 पॉइंट्स हो गया है, ये 2nd पॉइंट हो गया है सर, ये 3rd पॉइंट हो गया है आपके पास, ये 4th पॉइंट हो गया है, ये 5th पॉइंट हो गया है। 5th पॉइंट में हम किसकी बात करेंगे, आपकी वर्टिकल रेनफोर्समेंट शैल बी स्पेस्ड, कि जो आपके पास वर्टिकल जो स्पेसिंग होगी वो शुड नॉट बी मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपके पास, 3 टाइम्स थिकनेस ऑफ द वॉल, TW को क्या लिख रहा हूं मैं, थिकनेस ऑफ द वॉल, और आपके पास 450 mm, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जब मैं बात करता हूं किसकी, आपके हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की, SH, तो शुड नॉट बी मोर देन आपके पास 3 टाइम्स थिकनेस ऑफ द वॉल और आपके पास 450 mm, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए,
क्लियर है? तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, वर्टिकल स्पेसिंग भी आ गई और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग भी आ गई। क्लियर है? तो इतना आपको क्लियर हो गया है। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 7 पॉइंट क्या बोलता है कि अगर आपके वॉल की थिकनेस 200 mm से ज्यादा हो गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको, जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट है और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट है उनको आपको 2 लेयर्स में प्रोवाइड करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूं यहां पर 7 मोस्ट पॉइंट कि इफ क्या है सर आपके पास थिकनेस ऑफ द वॉल, TW क्या है, थिकनेस ऑफ द वॉल, अगर आपके पास 200 mm से ज्यादा है सर, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि जो सर हमारे पास वर्टिकल रेनफोर्समेंट लिख देता हूं, वर्टिकल रेनफोर्समेंट और हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड 2 लेयर, उनको हम 2 लेयर में प्रोवाइड करेंगे। कितने लेयर्स में प्रोवाइड करेंगे सर? 2 लेयर्स में प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक लेयर है, डबल लेयर कैसे होगा अब देखिएगा। मान लेते हैं आपके पास कुछ इस तरह से होगा, तो आपने जो सिंगल लेयर्स आपने प्रोवाइड की थी वो कैसे प्रोवाइड की थी, कुछ आपने सर इस तरह से प्रोवाइड की थी। ये थी आपके पास कुछ सिंगल लेयर, तो यहाँ पे क्या थी सर आपके पास कुछ नंबर ऑफ बार आपने कुछ ऐसे दिखाई, तो इसको आपने 2 लेयर्स में प्रोवाइड करना है। तो जब हम इसको 2 लेयर्स में प्रोवाइड करेंगे तो कैसे प्रोवाइड करेंगे, एक और लेयर बना देंगे हम, ठीक है। तो एक और लेयर भी मैं भाई कर लेता हूँ एक ही कलर से, तो मैंने एक और लेयर प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, 2 लेयर्स में हो गया है मेरे पास, ठीक है। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। एक बार मैं इन सभी पॉइंट्स को क्या कर लेता हूँ, दोबारा से रिवाइज कर लेता हूँ कि जब भी आप किसी आरसीसी वॉल को क्या कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, तो उसको डिजाइन करने से पहले कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट है, वो 7 बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि जो मिनिमम थिकनेस होती है आपके आरसीसी वॉल की वो कितनी होती है सर आपके पास 100 mm की होती है। क्लियर है? द रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट ऑफ वॉल टू द थिकनेस ऑफ वॉल आपके पास 30 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा है द रेशियो ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट टू द ग्रॉस कंक्रीट एरिया शैल बी, अगर आपका डाया 16 mm तक है तो हम कितना प्रोवाइड करेंगे, 0.0012 प्रोवाइड करेंगे, और अगर डाया 16 mm से ज्यादा है तो 0.0015 वहां पर हम प्रोवाइडेड करेंगे। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं आपके वर्टिकल की तो अब हम हॉरिजॉन्टल की भी कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट टू दी ग्रॉस कंक्रीट एरिया शैल बी 0.0020, जब डाया आपका 16 mm तक हो और अगर 16 mm से ज्यादा हो तो 0.0055 आपने प्रोवाइड करना है। क्लियर है? तो ये तो हमने क्राइटेरिया देखा था आपका वर्टिकल रेनफोर्समेंट और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट। वर्टिकल रेनफोर्समेंट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है, बट जब मैं इस सेक्शंस को कट करता हूं तो आपको ये कुछ इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा। बट जब मैं आपके हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट की बात करता हूं तो कुछ हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट इस तरह से आपके पास, बट जब मैं इसके सेक्शंस को कट करता हूं तो आपके पास कुछ इस तरह से आपको ये बार यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे ही आपने वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी है अपने आरसीसी वॉल में और हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड कर दी है, तो अब उनकी स्पेसिंग का क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए। तो ये आपके पास कुछ यहाँ पर आपके पास वर्टिकल स्पेसिंग है, कुछ आपके पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है, ठीक है। इसको आप मैंने यहाँ पे वर्टिकल लिखा, इसको आप एज ए वर्टिकल स्पेसिंग होगी आपके पास और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होगी। जब वर्टिकल स्पेसिंग और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग का जो क्राइटेरिया होगा वो आपके पास सेम होगा, वो शुड नॉट बी मोर देन 3 टाइम थिकनेस ऑफ द वॉल और 450 mm, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि वर्टिकल स्पेसिंग जो होनी चाहिए आपके पास वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए 3 टाइम्स थिकनेस ऑफ द वॉल और 450 mm होनी चाहिए। यही आपका क्राइटेरिया है हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में। क्लियर है? बट जब अगर आपके पास क्या हो जाए, वॉल की थिकनेस 200 mm से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास वर्टिकल रेनफोर्समेंट है और जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट है उनको हमें 2 लेयर्स के अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं 2 लेयर ग्रिड बोल सकते हैं वहां पर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर इसको मैं ग्रिड लिख देता हूं। इतना आपको क्लियर हो गया है। अब जाके अब हम क्वेश्चन की स्टडी करते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चन बोल रहा है द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी वॉल शुड नॉट बी एक्सीड, यही देखिएगा वर्टिकल पूछा है तो 3 टाइम थिकनेस ऑफ द वॉल, तो 3 टाइम थिकनेस ऑफ द वॉल और 450 mm
450 mm विच एवर इज मिनिमम। इन दोनों का क्या होना चाहिए सर? मिनिमम होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया आपके पास सर? डी हो गया है। देखिएगा क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चन एक पूछा गया है, बट इसके साथ जो मैंने पॉइंट्स आपको कवर करवाए हैं ये आपके पास कम से कम 10 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। कितने क्वेश्चन को? 10 नहीं मानो तो 7 पॉइंट करवाए मैंने, 7 क्वेश्चन यहां से बन गए हैं और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, यानी कि आपका 8 क्वेश्चन यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्लियर है? यही फायदा होता है कि जब भी आप अपने क्वेश्चन की स्टडी करो तो उसका प्रॉपरली पोस्टमार्टम कर दो, ताकि एग्जामिनर को आप बहुत अच्छे से फेल कर पाओ, ना कि आप फेल हो। आपको एग्जामिनर को फेल करना है तो आपको इस तरह की स्टडी करनी है ताकि लगना चाहिए यार कि आपके क्वेश्चन सारे लग रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाने की कोशिश की है कि जो हमारे पास रिटेनिंग वॉल होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। हालांकि मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप इसको सिर्फ डायग्राम में देखिएगा। यहाँ पे आपने देखा होगा रिटेनिंग वॉल में कि यहाँ पे मैंने 2 टाइप की रिटेनिंग वॉल ली। एक को बोला मैंने काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल और दूसरी को बोला मैं बटरेस रिटेनिंग वॉल। तो सर ये इस काउंटर फोर्ट का मतलब क्या है और इस आपके पास बटरेस का मतलब क्या है? देखिएगा, जब भी आपकी रिटेनिंग वॉल की हाइट अगर आपके पास 6 मीटर से अबव हो जाए तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, अपने बैकफिल साइड हम एक काउंटर फोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो ये काउंटर फोर्ट होता है ये आपके पास एक प्रकार का इंक्लाइंड मेंबर होता है। जब ये इंक्लाइंड मेंबर होता है तो इसका मेन फंक्शंस क्या होता है कि जो भी आपकी बैकफिलिंग होती है उसको क्या होता है, उसको रोकता है। क्लियर है? बैकफिलिंग जैसे आपका सॉइल स्ट्रेटा रहता है। क्लियर है? अब ये कब होगा? जब आपके रिटेनिंग वॉल की हाइट 6 मीटर से ज्यादा हो, तब ये ज्यादा इकोनॉमिकली वर्क करेगा। क्लियर है? उसी तरह से जब हम बटरेस वॉल की बात करते हैं तो बटरेस वॉल का यूज भी हम तभी करते हैं जब आपके रिटेनिंग वॉल की हाइट क्या हो, बहुत ज्यादा हो। तो ये क्या करता है, आपका बटरेस वहां पर आपके लेटरली सपोर्ट करता है आपकी लॉन्ग वॉल को। क्या करता है? बटरेस सपोर्ट करता है आपकी लॉन्ग वॉल को, लेटरली सपोर्ट करता है। बट जो काउंटर फोर्ट है वो क्या काम करता है, आपकी रिटेनिंग वॉल की हाइट जब 6 मीटर से एक्सीड कर जाए तो उस कंडीशन में उसको एज ए इकोनॉमिकली वर्क करता है आपका काउंटर फोर्ट। और काउंटर फोर्ट हो चाहे रिटेनिंग वॉल हो, एक प्रकार के ये हमारे पास क्या है, इंक्लाइंड मेंबर है। क्लियर है? और ये कहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ये बैकफिल साइड प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बैकफिल साइड कौन सी साइड होती है, जिस साइड में आपका सॉइल का स्टेट आ रहा होगा। क्लियर है? उस कंडीशंस पे आपको ये थोड़ा सा मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द डिजाइन ऑफ मैशनरी रिटेनिंग वॉल द वर्टिकल लोड शुड फॉल विद इन द मिडल थर्ड बेस विड्थ। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम समझाने की कोशिश करूंगा और उस डायग्राम में जितने भी आपकी रिटेनिंग वॉल की टर्मिनोलॉजी है वो आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पे मैं क्या कोशिश करूंगा, पहले एक रिटेनिंग वॉल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये है हमारे पास रिटेनिंग वॉल कुछ इस तरह से। देखिएगा एक ही क्वेश्चन हुआ है, यस सर एक ही क्वेश्चन हुआ है, ये 2 क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, देखिएगा ये है हमारे पास रिटेनिंग वॉल। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, एक प्रकार का ये रिटेनिंग वॉल है। अब ये जो साइड्स है आपके पास कहाँ पे कंस्ट्रक्ट की जाती है, आपके हिली साइड में कंस्ट्रक्ट की जाती है। हिली एरिया में मोस्टली हम आपने देखा होगा रिटेनिंग वॉल्स प्रोवाइडेड की जाती है। ठीक है, टू रिटेन दी सॉइल स्ट्रेटा। क्लियर है? आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं सर, यहाँ पे मैं काउंटर फोर्ट भी प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी काउंटर फोर्ट रहने दीजिए आप, इसके पहले मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। ये क्या है सर आपके पास, ये आपके पास टॉप है। ये क्या है सर आपके पास टॉप है। अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट्स की तो ये क्या है सर आपके पास टो स्लैब है। इसको हम नाम देंगे आपका टो स्लैब, तो आप लिख देते हैं टो स्लैब नाम दे देते हैं। बट जो आपका ये साइड है डाउनस्ट्रीम साइड है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हिल स्लैब। क्या बोल सकते हैं सर इसको आप, हिल स्लैब बोल सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर हिल स्लैब बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा हम यहाँ पे क्या करते हैं, कभी कभी सर काउंटर फोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। काउंटर फोर्ट क्यों प्रोवाइड किया जाता है, जब आपके रिटेनिंग वॉल की हाइट क्या हो, 6 मीटर से ज्यादा हो, तो इस रिटेनिंग वॉल को इकोनॉमिकल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर सर रिटेनिंग वॉल सर काउंटर फोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या हो गया सर आपके पास, दैट इज काउंटर फोर्ट हो गया है।
ठीक है। इफ जब रिटेनिंग वॉल की हाइट क्या हो, रिटेनिंग वॉल को मैं लिख रहा RW 6 मीटर हो तो अब हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है। और इस साइड क्या होती है आपके सॉइल की बैकफिल होती है, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं सर, ये क्या आ गया आपके पास सॉइल बैकफिल, ठीक है। यहाँ पे क्या लगता है आपका सॉइल का प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं बहुत सारे कंसेप्ट है जो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है सर, यहाँ पर ये भी देखिएगा, कभी कभी ये होता है कि इस सॉइल के अलावा भी वहां पे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है। अब जो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम काउंट करते हैं आपका सरचार्ज लोड। क्या काउंट करते हैं, सरचार्ज लोड काउंट करते हैं। सरचार्ज लोड कौन सा लोड होता है, आपके पास वो लोड होता है जो कि आपके सॉइल से अलग होता है। यहाँ पे तो आपकी ये बैकफिल में सॉइल तो रहेगी, बट सॉइल के अलावा भी यहाँ पे कुछ आपका एक्स्ट्रा मटेरियल का लोड एक्ट होता है जिसको हम एज ए सरचार्ज लोड बोलते हैं। और जो सरचार्ज लोड आपके पास होता है, यहाँ पे कुछ आपके पास एक एंगल बनता है, जिस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं, जिसको हम बीटा बोलते हैं, क्लियर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका टो स्लैब हो गया, ये आपका हिल स्लैब हो गया सर आपके पास, क्लियर है। अब देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि जो आपका सॉइल का प्रेशर होता है वो आपका ज्यादा होता है। जब आपके सॉइल का प्रेशर सर ज्यादा होता है तो जो ये रिटेनिंग वॉल होती है क्या करने की कोशिश करती है सर, आपकी स्लाइड होने की कोशिश करती है, मूव होने की कोशिश करती है। तो इस स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा होगा सर, यहाँ पे हमें शेयर की प्रोवाइडेड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो हम दिख रहे हैं ये क्या है सर, आपके पास शेयर की है, शेयर की, ठीक है। क्या है सर, ये आपके पास शेयर की। शेयर की कहां पे प्रोवाइड की जाती है, आपके बेस पे प्रोवाइड की जाती है। क्यों प्रोवाइड की जाती है, टू प्रिवेंट द रिटेनिंग वॉल को स्लाइड होने से बचाता है, क्लियर है। अब कभी कभी क्या होता है, रेनी सीजन के दौरान यहाँ पे क्या होता है, आपका कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है, यानी कि इस सॉइल में क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होता है आपका पोर वाटर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब आपका पोर वाटर प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, आपके वॉल को डैमेज करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल। जब वो आपके वॉल की डैमेज करने की कोशिश करेगा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं सर, वीप होल्स प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं सर, वीप होल प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया आपके पास वीप होल। अब वीप होल क्या काम करेगा कि जो भी आपका पोर वाटर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो यहां से क्या करेंगे, हम उसको एक्सेस में बाहर निकाल देंगे, टू ड्रेन आउट दी वाटर, ठीक है, उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम किसकी बात करते हैं, आपके रिटेनिंग वॉल की बात करते हैं, तो रिटेनिंग वॉल में हम एक काउंटर फोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं जो आपके पास एज ए एक इंक्लाइंड मेंबर होता है, जिसका यूज हम कब करते हैं, जब आपके पास रिटेनिंग वॉल की हाइट 6 मीटर से ज्यादा हो, क्लियर है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपका जो सॉइल का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जब सॉइल का प्रेशर सर बहुत ज्यादा होता है तो जो आपकी रिटेनिंग वॉल होती है वो क्या करने की कोशिश करती है सर, स्लाइड होने की कोशिश करती है। जब ये स्लाइड होने की कोशिश करती है तो वहां से क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो उस स्ट्रक्चर्स को स्टेबल बनाने के लिए आप वहां पे क्या प्रोवाइड करते हैं सर, शेयर की प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है। शेयर की सर क्यों प्रोवाइड की जाती है, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की स्लाइडिंग ना हो और जो आपका रिटेनिंग वॉल रहे वो क्या रहे सर, आपका सेफ रहे, क्लियर है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और उसके बाद क्या होता है कि जब हम रेनी सीजन की बात करते हैं तो रेनी सीजन में क्या होता है सर, यहाँ पर आपका पोर वाटर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब पोर वाटर प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो आपका जो रिटेनिंग वॉल है वो डैमेज होने लगता है। अब आपको क्या करना है कि जो मेरा रिटेनिंग वॉल है उसको डैमेज ना हो और जो यहाँ पर आपका वाटर एक्यूमुलेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है, उसको आपको बाहर निकालना है। तो उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपने रिटेनिंग वॉल में वीप होल्स प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इतना आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी सेक्शन हो आपका, कोई भी एनी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो, उसके अंदर जो आपकी इसेंट्रिसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए सर, लिमिटेड होनी चाहिए। यानी कि इसेंट्रिसिटी आपके पास लिमिटेड होनी चाहिए और आपके पास लेस देन इक्वल टू b/6 होनी चाहिए, क्लियर है। कोई भी मैं लिखता हूं, एनी रेक्टेंगुलर सेक्शंस, any rectangular sections, any rectangular section, for any rectangular section the eccentricity
इसेंट्रिसिटी ई शुड बी लिमिटेड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? शुड बी लिमिटेड होना चाहिए। कि कोई भी सेक्शंस अगर आप डिजाइन कर रहे हो, चाहे आपका रिटेनिंग वॉल हो, चाहे इसके अलावा कोई और भी हो, तो वहां पे जो हमारी इसेंट्रिसिटी होनी चाहिए लिमिटेड होनी चाहिए, यानी कि ई लेस देन इक्वल टू b/6 होना चाहिए। ये क्या काम करेगा? टू अवॉइड द टेंसाइल स्ट्रेसेस। क्या करेगा सर ये? टू अवॉइड दी टेंसाइल स्ट्रेसेस, आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस को अवॉइड करेगी। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखना है। तो आज क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से पूछा है कि इन द डिजाइन ऑफ मेशनरी रिटेनिंग वॉल द वर्टिकल लोड शुड फॉल विद इन द मिडल थर्ड ऑफ द बेस विड्थ। नहीं, मिडल थर्ड ऑफ द बेस विड्थ पे नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट शुड एक्ट h/3, नहीं, इस पे भी नहीं होगा। रिजल्टेंट लोड शुड फॉल विद इन द डिस्टेंस ऑफ 1/6 बेस विड्थ आइदर साइड ऑफ द मिड पॉइंट। यस, तो आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। कि कोई भी रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, उसकी जो आपकी सेंट्रिसिटी होनी चाहिए वो लिमिटेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके पास? लेस देन इक्वल टू b/6 होनी चाहिए। क्लियर है? आपके पास 1/6 पे होना चाहिए, ताकि वहां पर अवॉइड हो सके आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस हो सके। क्लियर है? कुछ एडिशनल पॉइंट भी यहाँ पे मैंने बता दिया है, उनको भी आप इजीली याद रख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास पूछा गया है कि इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट रिटेनिंग वॉल शेयर की इज प्रोवाइडेड। देखिएगा, मैंने आपको दो बताए, एक होता है शेयर की और एक होता है आपके पास वीप फॉल। वीप फॉल क्या होता है? कि जो भी आपका वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है उसको हम ड्रेन आउट करते हैं इन वीप फॉल की मदद से। क्लियर है? शेयर की क्या होती है? शेयर की प्रोवाइडेड की जाती है सर आपके बेस पे। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर। तो देखिएगा कि जो हमारे पास सर शेयर की होती है, शेयर की इज प्रोवाइडेड टू दी बेस, ये बेस पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है? इफ रिटेनिंग वॉल not safe against sliding, अगर स्लाइडिंग के अगेंस्ट वो क्या है? सेफ नहीं है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? तो वहां पे हम शेयर की इज प्रोवाइडेड, क्या करते हैं सर? शेयर की इज प्रोवाइडेड करते हैं। ठीक है? और ये शेयर की कहां पे होती है सर? आपके पास बेस पे होती है। ये क्या काम करती है? टू रजिस्ट हॉरिजेंटल शेयर, टू रजिस्ट हॉरिजेंटल शेयर, ये आपके हॉरिजेंटल शेयर को रजिस्ट करती है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, शेयर स्ट्रेस इन द वर्टिकल स्टैम्प इज एक्सेसिव, नहीं सर। शेयर फोर्स इन द टो स्लैब इज मोर देन, नहीं सर। रेक्टेंगुलर वॉल इज नॉट सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग, बिल्कुल। कि जब आपके रिटेनिंग वॉल नॉट सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग होगा तो हम वहां पे क्या करेंगे सर? अपना शेयर की प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे शेयर की और वीप फॉल बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं आपसे यहाँ से क्वेश्चंस। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बटरेस इन ए वॉल इज इंटेंडेड टू प्रोवाइडेड, कि जो आपके पास बटरेस होता है, देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे देखिएगा कि आपका चाहे काउंटर फोर्ट हो या बटरेस हो, इनका एक ही फंक्शन है। बटरेस क्या करता है आपके पास? बटरेस क्या करता है? ये सपोर्ट करता है आपके लॉन्ग वॉल कॉलम को, कॉलम को नहीं। कि अगर आपके पास क्या हो, रिटेनिंग वॉल की हाइट बहुत ज्यादा हो तो उसको ये क्या करता है? बटरेस लिटरली सपोर्ट करता है। बट जब हम बात करते हैं आपके काउंटर फोर्ट की, तो काउंटर फोर्ट का यूज आप तब करते हैं जब आपके रिटेनिंग वॉल की हाइट 6 मीटर से ज्यादा हो और उस रिटेनिंग वॉल को आपको क्या करना हो? ऐसे इकोनॉमिकल करना हो, तो वहां पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं सर? आपका काउंटर फोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? बट आज आपसे बटरेस पूछा है। ठीक है? तो ये आपको डायग्राम भी मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। ये क्या है आपके पास? आपको ये मोस्टली दिखा होगा, आपने हिली एरिया में देखा होगा। हिली एरिया क्या है? ये आपके पास क्या है? यहाँ पर एक वॉल है, वॉल की साइड क्या है? आपका बैक फिलिंग है। अब बैक फिलिंग में क्या है? आपका सॉइल है। क्लियर है? सॉइल के अलावा वहां पे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी हो सकता है, और जो वहां पे एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसके लोड को हम क्या बोल सकते हैं? सरचार्ज लोड बोल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रही होगी कुछ इस प्रकार से। मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, कुछ आपको ये दिखाई दे रही होगी। तो ये क्या है सर आपके पास? दिस इज द बटरेस है आपके पास। क्या है ये बटरेस है। क्लियर है? बटरेस वॉल। बटरेस वॉल क्या करती है आपके पास? बटरेस वॉल करती है लेटरली सपोर्ट फॉर लॉन्ग वॉल। तो लेटरली सपोर्ट फॉर लॉन्ग वॉल, तो यहाँ पे लिखा है लेटरली सपोर्ट टू वॉल, तो हम बोलेंगे यहाँ पर लॉन्ग वॉल लिख देते हैं।
ठीक है, लॉन्ग वॉल, ज्यादा नहीं आपको इसको पढ़ना, बस जितना आपको बताया जा रहा है उतना ही आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर इसका, बी इसका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट द मेन रेनफोर्समेंट इन द काउंटरफोर्ट इन ए काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल। काउंटरफोर्ट इन ए काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल। अब जो हमारे पास ये काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल होता है, इसी को हम एज ए रिटेनिंग कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, एज ए कैंटिलीवर, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसने बोला है कि जब हम एज ए काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल का यूज करते हैं तो जो वहां पे हमारा मेन रेनफोर्समेंट है उसको हम कहां पर प्रोवाइड करते हैं। मेन रेनफोर्समेंट आप वहीं पे प्रोवाइड करेंगे जहां पे आपका टेंशन डेवलप्ड होगा। अब टेंशन कहां पे डेवलप्ड होगा ये देखिएगा, हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, आपके पास यहां पर एक, पहले इसकी थोड़ी सी हम क्या बेसिक रूल्स पढ़ लेते हैं अपने कैंटिलीवर वॉल के। ठीक है, तो यहां पे ये ज्यादा बेटर रहेगा। बेसिक रूल फॉर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बोलो या काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हम देख लेंगे। इसको क्या दिखा रहा हूं मैं, विदाउट शेयर की दिखा रहा हूं। ठीक है, शेयर की तो आपको पता ही है भाई। तो ये क्या हो गया सर मेरे पास यहाँ पर, ये हो गया सर आपके पास बेस विड्थ। क्या हो गया सर, ये बेस विड्थ हो गया है। और बेस विड्थ को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पर अपना बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बेस विड्थ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये क्या है आपका, ये सर आपका टो है, ये आपका हिल है, तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर टो स्लैब, टो स्लैब। और ये क्या है सर आपका, हिल स्लैब है। ठीक है, अपवर्ड साइड आपका टो स्लैब है, जबकि डाउन साइड आपका हिल स्लैब है। क्लियर है, तो ये क्या हो गया सर आपका, ये हो गया सर मेरा टॉप हो गया है। इसको मैं क्या बोल देता हूं यहाँ पे, टॉप। और ये क्या हो गया सर मेरा यहाँ पर, इसको बोलते हैं आप स्टेम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप, स्टेम बोलते हैं। क्लियर है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका क्या हो गया है, कुछ सॉइल स्ट्रेटा होगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरह से आप बना दीजिएगा अभी। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा डायग्राम भी बनाऊंगा आपके पास। ठीक है, कुछ आपके पास इस तरह से होगा। ये आपके पास यहाँ पे थिकनेस होगा, इसको आप रिप्रेजेंट कर दो डी से। ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर, डी हो गया। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पर हाइट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे मैं सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, आप पहले इसको समझिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, जब हम इसके बेसिक रूल्स फॉर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की बात करो, या आप चाहे बोलो इसको काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल, इसके बेसिक पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए कि बेस ऑफ द स्लैब विड्थ कितना रखेंगे आप, कि जो बेस ऑफ द स्लैब विड्थ होगा आपके पास, देखिएगा बेस ऑफ द स्लैब विड्थ, फर्स्ट पॉइंट बेस
ऑफ द स्लैब विड्थ, जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूं। तो बेस ऑफ द स्लैब विड्थ कितना हो गया आपके पास सर, ये हो जाएगा 0.42 0.7 टाइम्स 0.42 0.7 टाइम्स हाइट, टोटल हाइट ऑफ दी आपका ये होगा रिटेनिंग वॉल। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना। क्लियर है। अब हम बात करेंगे बेस विड्थ की थिकनेस के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्या आ जाएगा आपके पास, बेस विड्थ थिकनेस आ जाएगा। ठीक है, अब जब बेस विड्थ थिकनेस की जब मैं बात करता हूं तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा डी से। क्लियर है। अब डी क्या होगा सर, यहाँ पर डी होगा सर आपके पास h/12 टू h/10 होगा। ठीक है, इस टोटल h का h/12 टू h/10 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आपका ये स्टेम का टॉप है, ये आपका एक जंक्शन है। तो आप बात करेंगे किसकी, स्टेम टॉप थिकनेस की। तो थर्ड आ जाएगा स्टेम टॉप थिकनेस। स्टेम लिखो आप, स्टेम टॉप थिकनेस की बात की जाएगी यहाँ पे। तो स्टेम टॉप थिकनेस कितनी होगी आपके पास, तो सर ये होगी आपके पास 0.1 टाइम्स ऑफ h होगी। क्लियर है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे टो की लेंथ की। ये जो टो स्लैब है, ये टो स्लैब की टो लेंथ बात करेंगे। तो टो की लेंथ कितनी हो गई यहाँ पर सर आपके पास, टो की लेंथ हो जाएगी आपके पास यहाँ पर, ये टोटल अगर b है तो टो की लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास 1/3 हो जाएगी, यानी कि b/3 हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, आपकी इसके बेस टो लेंथ इतनी है ना भाई, अगर ये टोटल b है तो टो कितना हो गया इसका 1/3 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे आपके इस जंक्शन पॉइंट पे। इस जंक्शन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, इस जंक्शन पॉइंट को हम बोलेंगे थिकनेस ऑफ दी जंक्शन स्लैब एंड बेस स्लैब। तो फिफ्थ पॉइंट, थिकनेस ऑफ दी जंक्शन स्टेम का जंक्शन है जहां पर, एंड किसका है सर आपका बेस स्लैब का जंक्शन है। ठीक है, तो कितना होगा आपके पास, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी हमारे पास हो सकता है 0.1 h टाइम। बट ये आपका स्टेम का जो टॉप थिकनेस होगा 0.1 नहीं होगा, ये आपका 0.3 होगा, 0.3 टाइम्स ऑफ h होगा। तो इसको मैं लिख देता हूं 0.3 टाइम्स h लिख देते हैं। क्लियर है। अब जो यहाँ पे कवर ब्लॉक यूज किए जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कवर ब्लॉक जो यहाँ पे यूज किए जाएंगे वो किससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 20 to 25 होने चाहिए। आप इसको 40 mm तक यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जो यहाँ पे स्टील बार यूज की जाएगी, स्टील बार जो यूज की जाएगी वो कौन सी रहेगी आपके पास, वो रहेगी आपके पास FE 500 ग्रेड, ये रहेगी। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी आपके पास यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। देखिएगा हमने क्या किया है पहले कि जो आपके पास यहाँ पर जो ये बेस विड्थ की जो टोटल बेस विड्थ की आपके पास होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 0.42.7 टाइम्स ऑफ h होनी चाहिए। क्लियर है। उसी तरह से हमने इसकी थिकनेस की बात की, d की बात की, तो कितना होना चाहिए सर h/12 टू h/10 होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ स्टेम की टॉप थिकनेस तो कितनी होनी चाहिए 0.3 टाइम्स ऑफ h होना चाहिए। क्लियर है। अगर मैं टो लेंथ की बात करता हूँ तो आपके पास बेस विड्थ का 1/3 होना चाहिए। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं थिकनेस ऑफ द जंक्शन ऑफ स्टेम एंड बेस स्लैब, तो ये कितना होना चाहिए, यानी कि ये वाले की बात कर रहे हैं हम, तो ये कितना होना चाहिए आपके पास सर, ये 0.1 टाइम्स ऑफ h होना चाहिए। कवर ब्लॉक जो हम प्रोवाइड करेंगे वो आपके पास शुड नॉट बी लेस देन 20 to 25, 20 और 25 से कम नहीं होने चाहिए। स्टील बार जो यहाँ पे यूज करेंगे वो FE 500 ग्रेड का यूज करेंगे। क्लियर है। ये तो आपके पास कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट है कि जब भी आप काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल और कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का डिजाइन कर रहे होते हैं तो आपको ये सारे के सारे प्रोसीजर और स्टेप आपको पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जब हम बात करते हैं एज ए काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल की, तो यहाँ पे टेंशन कहाँ पे डेवलप्ड होता है। सबसे पहले जो आपका टेंशन डेवलप्ड होता है वो आपका इंक्लाइंड फेस ऑफ बैक काउंटरफोर्ट होता है। तो इंक्लाइंड फेस ऑफ काउंटरफोर्ट कहाँ पे होगा आपके पास, देखिएगा ये आपका बैक काउंटरफोर्ट होगा, बिल्कुल सही। तो इसकी यहाँ पे आपका क्या होगा सर, जहां जहां पे आपका इसके बैक साइड ये हुई तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे।
तो यहाँ पे भी आप क्या कर दो सर, कुछ टेंसाइल रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। और कहाँ पे होगा आपके पास सर, आपके टॉस स्लैब में भी क्या हो सकता है, आपका टेंसाइन डेवलप हो सकता है। तो आप टॉस स्लैब में भी क्या कर दो, आप मेन रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दो। और कहाँ पे हो सकता है सर, आपके ये हो सकता है सर, आपके हिल स्लैब में भी टेंशन डेवलप्ड हो सकता है। तो सर आप यहाँ पे भी क्या कर दो सर, आप मेन रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर एक तो आपने बैक साइड प्रोवाइड किया है, तो ये हो गया आपके पास मेन रेइंफोर्समेंट फॉर स्टेम। ठीक है, और दूसरा आपने कहां पर प्रोवाइड किया, मेन रेइंफोर्समेंट फॉर हिल स्लैब। तो ये हो गया आपके पास मेन रेइंफोर्समेंट फॉर हिल स्लैब। ठीक है, हिल स्लैब हो गया आपके पास। और दूसरा कहां पे प्रोवाइड किया है आपने, मेन रेइंफोर्समेंट टॉ स्लैब। यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका टेंशन डेवलप्ड हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखा दो। ठीक है, ये आप क्लियर है। तो ये हमने देखा, उसे बोला है इंक्लाइन द फेस इन फ्रंट काउंटरफेट। नहीं, फ्रंट नहीं होगा, वो कहां पे होगा, आपके बैक पे होगा। ठीक है, तो फ्रंट तो नहीं होगा, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, बॉटम फेस इन बैक काउंटरफेट, नहीं, यहां भी नहीं होगा। तीसरा बोला है इंक्लाइंड फेस इन बैक काउंटरफेट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला है बॉटम फेस इन फ्रंट काउंटरफेट, यानी कि अगर हम काउंटरफोर्ट के बॉटम की बात करेंगे तो कहां पे होगा सर, उसके फ्रंट पे होगा। अगर हम कहां बात करेंगे, आपके इंक्लाइन काउंटरफेट की बात करेंगे तो उसके बैक में होगा। तो यानी कि आपका 3 और 4 क्या है सर, सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर, सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि कहां पर हम प्रोवाइड करेंगे, जहां पे सर आपका टेंशन डेवलप्ड होगा। तो टेंशन आपका कहां डेवलप्ड हो सकता है सर, आपके इंक्लाइन फेस इन बैंक काउंटरफोर्ट पे हो सकता है। और दूसरा आपके पास सर बॉटम फेस इन द काउंटरफोर्ट हो सकता है, जो आपके पास क्या हो सकता है, एज ए हिल स्लैब पे भी हो सकता है और टॉ स्लैब पे भी हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द बेस लेवल बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। कि जो आपका बेस लेवल है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का, उसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये तो आपको मैंने एक थोड़ा सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश की कि कैसे आपको यहाँ पर रिटेनिंग वॉल दिखता है। ये तो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। यहाँ पे देखिएगा, कुछ मैं यहाँ पे रिटेनिंग वॉल फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, मैं भी आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया है, यहाँ पर ये टोटल हाइट होगी आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपके मिडल थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, मिडल थर्ड यहाँ पे कुछ इस तरह से ले लेता हूं मैं। मिडल थर्ड यहाँ पे ये हो गया आपके पास h/3 पे। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रेशर जो रहेगा वो क्या रहेगा, आप सभी को पता है, इज इक्वल टू KA गामा H रहेगा। क्लियर है, ये आप सभी को पता है। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो क्या हो जाएगा 1/2 KA गामा H इंटू h/3 हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा, वो रहेगा सर 1/2 KA गामा H क्यूब रहेगा। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H क्यूब के रहेगा। तो क्वेश्चन में कुछ यही पूछा है कि हाउ इज द बेस लेवल बेंडिंग मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर। जो बेस लेवल होगा आपका बेंडिंग मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में वो क्या रहेगा, 1/2 KA गामा H क्यूब रहेगा। यानी कि बेंडिंग मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H क्यूब रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास सर, C इसका राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है।
तो ये भी आपने यहाँ पर अच्छे से कवर कर लिया है। कुछ नहीं किया है कि आपके पास ये हाइट है, बेस इसका मिडल थर्ड पे लिया हमने h/3 और यहाँ पे जो आपके पास प्रेशर लग रहा है वो Ka गामा h लग रहा है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 Ka गामा h इंटू h/3 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h क्यूब के हो गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द फुटिंग अंडर मैशनरी वॉल इज लोकेटेड। देखिएगा यहाँ पे हमने क्या देख रहे थे, जब भी हम फुटिंग की बात कर लेते, पहले मैं फुटिंग की बात कर रहा हूं। क्रिटिकल सेक्शन आपका वो सेक्शन होता है जहां पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर होता है। ठीक है, तो जहां पर आपका सर क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स अकर होता है। क्लियर है। पिन पर दिखेगा। तो हम बात करेंगे पहले वन वे शेयर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं सर, आपके वन वे शेयर की। ठीक है। इफ अगर क्या हुआ सर आपका, इफ फुटिंग इज रेस्ट ऑन, इफ फुटिंग इज रेस्ट ऑन, अगर वो सर सॉइल के ऊपर रेस्ट पे हुआ और सर वो अगर पाइल के ऊपर रेस्ट पे हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम सपोर्ट लिख दो आप, डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम सपोर्ट। ठीक है। तो अगर आपका क्या हुआ, फुटिंग अगर सॉइल के ऊपर रेस्ट पे हुआ तो क्या होगा सर, डी डिस्टेंस फ्रॉम दी फेस ऑफ कॉलम होगा। अगर सर पाइल के ऊपर रेस्ट पे हुआ तो सर d/2 फ्रॉम दी डिस्टेंस फ्रॉम दी फेस ऑफ कॉलम हुआ। ये तो हमने बात की आपके वन वे शेयर की। बट जब हम बात करते हैं सर किसकी, टू वे शेयर की, तो टू वे शेयर में देखिएगा, टू वे शेयर का जो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन होगा, क्रिटिकल सेक्शन जो होगा उसकी जो फुटिंग है, अगर हम बात करते हैं फुटिंग रेस्ट ऑन, वो चाहे आपके सॉइल के ऊपर रेस्ट पे है, चाहे वो आपके पाइल के ऊपर रेस्ट पे है, तो जो आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा वो क्या होगा सर, वो होगा एट ए डिस्टेंस d/2 from the face of column support, होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर। यस सर। बट जब हम बात करेंगे किसकी, आपके पास ऐसे मैशनरी वॉल की, तो मैशनरी वॉल को देखिएगा, यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं कि मान लेते हैं आपके पास ये कुछ मैशनरी वॉल है और इसकी कुछ ये बेस स्लैब है, यहाँ पर हम बना देते हैं सर, ये इसका क्या है सर, ये बेस स्लैब है। इसको कुछ इस तरह से हम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। कुछ इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, पहले आपका सेंटर मार्क कर लेंगे इसको। अब हम क्या कर रहे हैं, मैशनरी वॉल की बात कर रहे हैं। तो मैशनरी वॉल का जो होगा वो आपका क्या होगा, इन बिटवीन होगा, हाफ वे डिस्टेंस बिटवीन आपका मैशनरी वॉल टू द एज ऑफ दी वॉल होगा। ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे होगा सर आपके पास, वो आपका b/4 डिस्टेंस पे होगा। क्लियर है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट के क्रिटिकल सेक्शन की, तो कहाँ होगा आपका सर, फेस ऑफ दी कॉलम होगा। ठीक है। तो देखिएगा, वो तो हम बात की बात है, पहले तो हमने क्रिटिकल सेक्शन वन वे शेयर देखा, टू वे शेयर देखा, और आज हम बात कर रहे हैं किसकी, आपके मैशनरी वॉल की। किसकी बात कर रहे हैं, आपके मैशनरी वॉल। और मैशनरी वॉल का क्या होगा सर, मिडल ऑफ द वॉल होगा, नहीं सर। आपका फेस ऑफ द वॉल होगा, नहीं सर। क्या होगा, मिड वे बिटवीन द फेस एंड द मिडल ऑफ द वॉल होगा। बिल्कुल सही।
क्लियर है। और एक ये भी बोल रहा है कि एक डिस्टेंस इक्वल टू द इफेक्टिव डेप्थ, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया सर आपके पास, सी इसका राइट ऑप्शन हो गया है। कहां पे होगा सर, मिडवे बिटवीन द फेस एंड मिडल ऑफ द वॉल होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द मेन स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, कि जो आपके पास ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है जिसको आप एज ए काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल है, वो वहां पर हम मेन रेनफोर्समेंट कहां पे प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपल सा आपका इसका क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवाया है यहाँ पर कि सर हम कहां पे प्रोवाइड करते हैं, आप चाहो जहां पे सर टेंशन डेवलप्ड होता है। अब टेंशन कहां पे डेवलप्ड हो रहा है सर आपका, एक तो ये काउंटर फोर्ट साइड डेवलप हो रहा है, यानी कि टॉप ऑफ द बैकफील्ड, आप इसको क्या बोल सकते हैं, टॉप ऑफ द बैकफील्ड भी बोल सकते हैं, यानी कि ये हो गया सर आपके पास बैकफील्ड साइड, ठीक है। और दूसरा हम कह सकते हैं सर इसके आपका टो स्लैब पे भी हो सकता है, आपके हिल स्लैब पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस क्या किया जा रहा है कि फॉर ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द मेन स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ इनर एंड आउटर फेस, नहीं सर। इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन, नहीं सर। द काउंटर फोर्ट शेयर स्ट्रेसेस, नहीं सर। तो बचा कौन सा, ए। तो ए ऑप्शन क्या है, ऑन द बैकफील्ड साइड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो यही तो है, ऑन द बैकफील्ड साइड इन वर्टिकल डायरेक्शन, बैकफील्ड साइड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, क्लियर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे भी जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस की हमने बहुत अच्छे से डिटेलिंग की है, और अगर आपको इससे भी ज्यादा डिटेल करनी है तो आपको हमारे थ्योरी लेक्चर्स पढ़ने होंगे। बट मुझे नहीं लगता है जितना आपको यहाँ पे करवाया गया है इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। एक बेसिक पॉइंट्स में मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो यहाँ पर जब भी हम रिटेनिंग वॉल की बात करते हैं ना, तो रिटेनिंग वॉल में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रखते हैं वो हम क्या रखते हैं सर, आपका M15 रखते हैं। जैसे हम वो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल देखा था अभी आपको, ये दिखेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप 8 पॉइंट की जो सर मिनिमम ग्रेड यहाँ पे यूज किया जाता है, मिनिमम ग्रेड जो यूज किया जाता है वो आपका M15 यूज किया जाता है। क्लियर है, सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो गए आपके यहाँ पर डिस्कस हो गए हैं, क्लियर है। तो आइए अब बात करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चंस की। इससे प्रीवियस में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनका भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, तो इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। और मुझे लगता है कि इस तरह क्वेश्चंस आपके दोबारा भी पूछा जा सकता है। देखिएगा क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, क्वेश्चंस में बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स आर द जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेनिंग वॉल, कि आपको कुछ यहाँ पे जनरल डिजाइन ऑफ रिक्वायरमेंट दिया गया है आपका रिटेनिंग वॉल का। और ये आप सभी जानते हैं कि जो रिटेनिंग वॉल जो कंस्ट्रक्ट की जाती है मोस्टली कहाँ पे कंस्ट्रक्ट की जाती है, आपके हिली एरिया के अंदर कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो यहाँ पे कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स है जो आपको याद रखना है। रिटेनिंग वॉल देखिएगा, मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। रिटेनिंग वॉल फॉर हिली एरिया, फॉर हिली एरिया, फ्लोइंग डिजाइन क्राइटेरिया, कुछ डिजाइन का क्राइटेरिया है जो आपको याद रखना है, डिजाइन क्राइटेरिया, ठीक है। अब ये कौन कौन सा डिजाइन क्राइटेरिया है जरा देखिएगा। यहाँ पे हम जो सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका रिटेनिंग वॉल होता है वो क्या होता है सर, आपका रिजिड होता है। अगर मैं बात करता हूँ इस डिजाइन क्राइटेरिया की, तो इसका जो इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 144, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, 14458 पार्ट 2 के अंदर आता है, जो कब आपका रिवाइज हुआ था, ये 1997 में रिवाइज हुआ था। क्लियर है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे जो इसने फर्स्ट पॉइंट बोला था अकॉर्डिंग टू IS 14458 पार्ट 2 1997, वो क्या बोला था कि जो आपके पास रिटेनिंग वॉल होती है शुड बी डिजाइन एज रिजिड वॉल, कि जो रिटेनिंग वॉल होती है शुड बी डिजाइन एज ए रिजिड वॉल। तो मैं लिख देता हूँ रिटेनिंग वॉल should be designed as rigid wall, उसको हम rigid wall की तरह डिजाइन करेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान हुआ, बिल्कुल सही। अब आता है नेक्स्ट कि जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली जाती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो ली जाती है आपके स्लाइडिंग के केस में और
ओवरटर्निंग के केस में, अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड अगेंस्ट ओवरटर्निंग वो कितनी ली जाती है वो देखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। जब मैं बात करूंगा आपके पास अगेंस्ट स्लाइडिंग में, तो वहां पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली जाती है वो कितनी ली जाती है सर, आपकी 1.5 ली जाती है। बट अगेंस्ट ओवरटर्निंग की बात करेंगे तो हम यहाँ पे कितनी लेते हैं सर, 2 लेते हैं, क्लियर है। बट ये तो तब है जब आपकी जनरल कंडीशन है, बट अगर आपके पास स्टैटिक्स लोड हो और सब्जेक्टेड टू अर्थक्वेक फोर्स हो, बट यहाँ पे बट क्या हो, स्टैटिक्स लोड हो और सब्जेक्टेड टू अर्थक्वेक फोर्स हो, तो उस कंडीशंस में क्या होगा देखिएगा। तो उस कंडीशंस में हम बात करेंगे आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, आपके स्लाइडिंग में भी और आपके ओवरटर्निंग में भी। तो उस कंडीशंस में जो मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाएगा आपके अगेंस्ट स्लाइडिंग और अगेंस्ट ओवरटर्निंग, ठीक है। जब हम बात करेंगे अगेंस्ट स्लाइडिंग की तो पहले कितना था सर, आपका 1.5 था। बट जब वहां पे हम क्या किया सर, आपका स्टैटिक लोड है और वहां पे सब्जेक्टेड टू अर्थक्वेक फोर्स है, तो वहां पे हम अगेंस्ट स्लाइडिंग में 1 लेंगे और आपका अगेंस्ट ओवरटर्निंग में हम कितना लेंगे सर, 1.5 लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको यहाँ पे पहला रिक्वायरमेंट देखे, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग शुड बी एट लीस्ट 1.5, तो स्लाइडिंग में कितना दिया है, 1.5 दिया है, यानी कि सही है। यानी कि कौन सी कंडीशन है आपके पास, जनरल कंडीशन है, जब आपका अर्थक्वेक फोर्स का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया गया है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग शुड बी एट लीस्ट कितना होगा सर, 2 होगा। कब, जब आपका अर्थक्वेक फोर्स का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया जा रहा है और वहां पे जो लोडिंग कंडीशन है वो कैसी है सर, आपके पास जनरल है, क्लियर है। तो उस कंडीशन में 2, तो दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है सर, बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट की। तीसरा, ये भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो मैं अब बता रहा हूँ। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या बोलती है कि जो बेरिंग प्रेशर एट टो होता है वो लेस देन होता है बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के, ठीक है। तो ये भी लिखिएगा कि बेरिंग प्रेशर को मैं P लिख रहा हूँ, एट किसका, बेरिंग प्रेशर एट टो को टो लिख रहा हूँ, लेस देन होता है बेरिंग प्रेशर, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को लिख रहा हूं मैं BCS क्या है, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इससे कम होता है। तो यह लिखा है कि बेरिंग प्रेशर एट टो शुड बी लेस देन बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बिल्कुल सही है। बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को लिखते हैं हम BCS, ठीक है, और बेरिंग प्रेशर एट टो लिखते हैं BPT लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं BPT लिख सकता हूं, यहाँ पर BPT लिख सकता हूं, क्लियर है, इतना आपको याद हो गया है। अब नेक्स्ट आता है कि जो मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है अगेंस्ट फ्लोटेशन, वो भी पूछा जाता है। मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट फ्लोटेशन, मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट फ्लोटेशन कितना होता है सर, आपके पास 1.25 होता है, क्लियर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है कि जो लेंथ ऑफ रिटेनिंग वॉल है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है 8 मीटर तक, ठीक है। द लेंथ ऑफ रिटेनिंग वॉल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, उसको क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है आपका 8 मीटर तक, क्लियर है। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डिजाइन क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू IS 14458 पार्ट 2 1997 की, ठीक है। उसने क्या बोला है कि जो भी आप रिटेनिंग वॉल डिजाइन करोगे उनको आप एज ए रिजिड वॉल की तरह डिजाइन करेंगे। यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली जाती है अगेंस्ट स्लाइडिंग वो 1.5 और अगेंस्ट ओवरटर्निंग वो आपके पास 2 ली जाती है। बट आपके पास अगर वहाँ पे स्टैटिक लोड हो और सब्जेक्टिव टू अर्थक्वेक फोर्स हो तो वहाँ पे अगेंस्ट स्लाइडिंग में 1 रहेगा, जबकि अगेंस्ट ओवरटर्निंग में 1.5 रहेगा, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं आपके फ्लोटेशंस की, तो फ्लोटेशंस में जो आपका मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है वो 1.25
5 रहता है। क्लियर है? लेंथ ऑफ द रिटेनिंग वॉल शुड बी रिस्ट्रिक्ट, उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सिर्फ 8 मीटर तक। 8 मीटर से ज्यादा की लेंथ आपकी रिटेनिंग वॉल की नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सर, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तीसरी भी ट्रू है। अगर हम फोर्थ देखते हैं, द लेंथ ऑफ रिटेनिंग वॉल टू बी कास्ट इन वन गो शुड नॉट एक्सीड 10 मीटर। नहीं, 10 मीटर नहीं होगा, वो 8 मीटर से ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो गया सर, आपका फॉल्स हो गया है। तो यहाँ पे 3 आपके पास ट्रू है, 1 2 3, तो जहाँ पे भी 1 2 3 है तो आपका ऑप्शन क्या बन गया है सर, यहाँ पर ए इसका राइट ऑप्शन बन गया है। तो देखिएगा, यहाँ पर हर क्वेश्चन की डीलिंग हमने बहुत अच्छे से की ताकि आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर थ्योरी पार्ट्स भी नहीं पढ़ा, अगर आपने इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू अपने जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको इसी पार्ट्स को क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से कवर करना होगा। तो इस तरह से रिटेनिंग वॉल को हमने एक ही पार्ट्स के अंदर कवर करने की कोशिश की और हर एक क्वेश्चंस का यहाँ पर डिटेलिंग देखिए। डिटेल के साथ हमने वो एक्स्ट्रा पॉइंट भी डिस्कस किए ताकि आपका रिटेनिंग वॉल से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। क्लियर है? तो जब तक हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर नहीं आते, तब तक आप इस रिटेनिंग वॉल वाले टॉपिक के जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आपको मैं अपने नोट्स की पीडीएफ दे दूंगा, बट मेरा मानना यह है कि अगर आप खुद अपने हाथों से लिखोगे तो ज्यादा फायदा होगा। लिखने से क्या होता है सर, लिखने से चीजें आपको ज्यादा याद रहती है। क्लियर है? तो अगर आपको चीजें याद रहेगी तभी आपके क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप उसको सही करोगे। क्लियर है? इसको एज ए न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़ना है, इसको आपको प्रॉपर वे में इसको लिखना है। अगले चैप्टर्स में हम जो बात करेंगे आपके वो वाटर टैंक से रिलेटेड बात करेंगे। वाटर टैंक से रिलेटेड भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल उसी वे में कवर करेंगे जैसे कि हम यहाँ इसको कवर कर रहे हैं। वहां पे भी आपका जो इंपॉर्टेंट कोडल डिवीजन है उसको भी मद्देनजर रखते हुए डिस्कस किया जाएगा ताकि आपके पास जो वाटर टैंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप उन सभी क्वेश्चंस को गलत ना करें। तो तब तक, जब तक हम अपना नेक्स्ट सेशन लेकर आते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए और इसी तरह बढ़ते रहिए।